व्यवस्था भन्ना गया था। हमने मन में सोचा कि ऐसे पड़ोसी से दोस्ती का क्या फायदा जो हमारे देश में दम से पलीता लगाने में लगा हुआ हो। मन ही मन हमने सरकारों को कोसा, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी सिस्टम को गरियाया और समझ गए कि भैया नेपाल में अंधेर गर्दी अपने चरम पर है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज समाचार प्लस। जी, तो देखा आपने किस तरह से ये लोग भारत में पलीता लगा रहे हैं। ये कैसे मित्र हैं? शुक्ला जी, आप तो गोरखपुर के हैं, बॉर्डर एरिया के हैं, सब चीजें देखी हैं, आपके आसपास के लोग भी आते जाते होंगे। ये कैसे दोस्त हैं भाई हमारे? ये तो केवल बानगी है। मैं हवाई अड्डा दिखाऊंगा, मैं किस तरह से गोला बारूद की तस्करी हो रही है, किस तरह से तमाम हथियार यहां से वहां लाए जा रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। लेकिन ये कैसा दोस्त है हमारा? दोस्त क्या, ये तो भारत और नेपाल की जो ट्रीटी है अतुल जी, उसी के आधार पर ये सब चलाते हैं। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर के ये गोरख धंधा तो चलता ही है। सही स्थिति तो ये है कि भारत जितनी मदद नेपाल की आज तक किया है, वहां के सैनिक भी, मैं देखता हूं कि गोरखपुर में तो पूरा का पूरा एक मोहल्ला ही बसा हुआ है नेपालियों का, जो भारत के पेंशनर्स भी हैं, भारत में जो है सेना में नौकरी भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये होती है कि भारत जिनको देता है उसके बदले भारतीय समाज को तो बहुत कुछ सहना भी पड़ रहा है। तो इसको तो मैं समझता हूं कि इस ट्रीटी में कहीं न कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है और परिवर्तन करके भारत के हित को देखने की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हो रहा है। जी, यशपाल सिंह साहब, भारत का हित देखेगा कौन? जिस ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रीटी के चलते भारत में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आप IC-814 को हाईजैक करते हो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू से, जहां पर सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है, स्कैनर तक नहीं है, आप एक के बाद एक मादक पदार्थों की तस्करी करते हो, गोला बारूद भारत में भेजते हो, सारे आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान बांग्लादेश ना होकर अब नेपाल होकर आ रहे हैं, तो क्या इस ट्रीटी में बदलाव अब नहीं तो कब करेंगे हम? सिंह साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो आपने अभी दिखाया। ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है, आए दिन रोज होता है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बॉर्डर पुलिस बनाई थी, इत्तेफाक से मैं उसमें नियुक्त रह चुका था। बाद में इसको थोड़ी गंभीरता से केंद्रीय सरकार ने लिया। आज की डेट में संपूर्ण नेपाल बॉर्डर एसएसपी को सौंप दिया गया है, लेकिन एसएसपी भी इफेक्टिव नहीं है। अभी आपने दिखाया कि रुपैती थाने में, बहराइच में खुलेआम पैसा लेकर के लोगों को जाने दिया जाता है। तो एसएसपी वाले वहां क्या कर रहे थे? एसएसपी की पोस्टें धीरे धीरे अब बॉर्डर पर लग रही हैं, उनकी गश्तें बढ़ रही हैं। हमको ये आशा है कि शायद उससे चौकसी बढ़ेगी, लेकिन वो भी संभवतः पर्याप्त नहीं है। जो गंभीर रूप धारण कर चुका है, हर तरीके की आर्थिक तस्करी, हर तरीके का अपराध, हर चीज वहां से होता है। अभी मैं एसपी गोंडा था, तो वहां पे एक मिर्जा बेग का बहुत बड़ा गैंग था जो हिंदुस्तान की गाड़ियों को ले जाता था और खुलेआम वहां बेचता था। उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना बिल्कुल असंभव था हमारे लिए, क्योंकि वो दूसरे देश की बात थी और उस देश से उसके ऊपर कोई शिकंजा कसा ही नहीं जाता था। तो अपराध, हर तरीके का अपराध, आर्थिक अपराध और देशद्रोह जैसी हर घटना नेपाल के माध्यम से देशद्रोही करने में सफल हो रहे हैं। बहुत ही पोरस बॉर्डर है, कोई सुरक्षा नहीं है। इस पे तो केंद्रीय सरकार को बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे करके इसकी हर बिंदु को विचार करके यहां सिक्योरिटी को अगर टाइट नहीं किया जाएगा तो जैसे जो एरोप्लेन की हाईजैकिंग जैसी एक घटना हुई, कोई भी आतंकवादी, उसको आप कश्मीर में भले रोक लें क्योंकि वहां बार बार फेंसिंग है, बराबर बीएसएफ की गश्त है, आर्मी की गश्त है, सब चलती रहती है, लेकिन वो आतंकवादी जब घुसना चाहता है हिंदुस्तान में तो नेपाल के रास्ते से चलाता है। नेपाल में कोई रोक टोक नहीं है। आखिर नेपाल ऐसा क्यों नहीं करता है? जब वो हमारा मित्र देश है तो हमको
फॉरेन मिनिस्ट्री को जी। इसमें बात करके जी। गंभीरता से इसे लेना चाहिए जी। और उन्हें आर्थिक सहयोग करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना ठीक बात है, ठीक बात है। हम जीएस पांडे साहब के पास चलेंगे। आप उत्तराखंड के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। पांडे साहब, मुझे समझ नहीं आता, 264 किलोमीटर जो सीमा है वो उत्तराखंड की नेपाल से सटी हुई है। बनिस्बत इसके हम सुरक्षा करते नहीं। सीमा अगर हमारी फ्री है तो पड़ोसी मुल्क को यह चाहिए कि वो हमारा मान रखे, हमारे भरोसे का सम्मान करे, लेकिन पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं करता। इसके उलट हम भी ऐसा नहीं करते। आतंकवादी धड़ल्ले से आए जाएं, जहां मन आए जो चाहे सो करें। हमने कह दिया मित्र देश हैं, अब मित्र हमारी पीठ में छुरा भोंके, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं साहब, इसमें जो है जो आशंकाएं आपने बताई हैं, एक्चुअली ये अगर इन पे तथ्यों पे जाएं तो देखिए कि आखिर कितना गोला बारूद वहां से आया हुआ है, कितनी फेक करेंसी आई हुई है, कितने आतंकवादी वहां से घुसे हैं। जब आप इन तथ्यों पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि शायद ही कभी कभार ही कोई ऐसी घटना हुई हो तो हुई हो, वरना ये बॉर्डर जो है बहुत शांत और बहुत वो है। और नेपाल से हमारे आज के नहीं, पता नहीं कब से मित्रवत संबंध है, रोटी बेटी के संबंध हैं। उत्तराखंड बॉर्डर तो विशेष रूप से शांत है, लेकिन ये इवन उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर जो है ये बाय एंड लार्ज बिल्कुल शांत है। जो आप छोटी मोटी स्मगलिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे लेवल की स्मगलिंग है। कोई ऐसा नहीं उससे राष्ट्र को किसी किस्म का खतरा हो या देश को किसी किस्म का कोई खतरा हो। मैं इसको एक पैनिक क्रिएट करने वाली चीज मानता हूं। जी जी। यशपाल सिंह साहब मौजूद है हमारे साथ। आप यूपी के पूर्व डीजीपी हैं। यशपाल सिंह साहब, पांडे साहब की बात से सहमत हैं आप? वो इसे छोटी मोटी स्मगलिंग बता रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पांडे साहब उत्तराखंड के डीजी थे। उत्तराखंड के बॉर्डर के बारे में मैं नहीं कह सकता, हो सकता है वहां शांति हो। नहीं, वो यूपी के बारे में भी कह रहे हैं। यूपी के बारे में संभवतः उनको पर्याप्त जानकारी ना हो, लेकिन जो यूपी की हालत है, जो यूपी का बॉर्डर है, वो तो बहुत ही संवेदनशील है। हर तरीके की घटनाएं नेपाल के माध्यम से होती हैं। अपराधी यहां अपराध करके वहां जाके आसानी से छिप जाते हैं। तस्करी आपने देखा ही, फेक करेंसी की जो तस्करी चल रही है वो बहुत भयंकर रूप से चल रही है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अभी आपने जो एरोप्लेन की हाईजैकिंग की घटना दिखाई ही, इसी तरह से हर तरीके की घटना का अंजाम ये देते हैं। और सीधी सी बात है कि कोई आदमी नेपाल से अगर उत्तर प्रदेश में इंटर करना चाहता है तो बहुत मामूली सी चेकिंग है और वो भी बहुत भ्रष्ट तरीके की चेकिंग है। उसको पार करना बहुत ही आसान है। जब उत्तर प्रदेश में वो इंटर कर गया तो फिर हिंदुस्तान उसके लिए खुला हुआ है, वो कहीं जा सकता है। ठीक बात है। कोई आतंकवाद किसी जगह फैला सकता है जी। तो अक्सर जो बहुत हार्डकोर आतंकवादी हैं जी, वो उधर के रास्ते से न आकर के इस रास्ते को चुनते हैं जी, और चुपके से उत्तर प्रदेश में घूर कर। पांडे साहब रिएक्ट करना चाहेंगे यशपाल सिंह साहब की बात पर? जी हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आखिर कोई स्पेसिफिक केस तो बताया जाए, कौन से आतंकवादी थे जो कि वहां से आए, कौन सा गोला बारूद वहां से आया। अगर आप इन तथ्यों पे जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि शायद ही ऐसा कोई इंस्टेंस हो। जो आप हाईजैकिंग की बात कर रहे हैं वो भी यहां से हुई थी। जी। प्रकाश पंत साहब, जो आंकड़े मेरे पास हैं उन आंकड़ों में, मानते हुए जो आंकड़े प्रकाश पंत साहब मेरे पास हैं उन आंकड़ों में एक के बाद एक खूंखार आतंकवादी, चाहे लश्कर तैयबा के हों, चाहे जमात उद दावा के हों, चाहे वो हुजी के हों, वो बांग्लादेश के रास्ते नेपाल पहुंचते हैं, नेपाल से आराम से भारत में आ जाते हैं। चाहे फेक करेंसी का मामला हो, कल ही हमने डुमरियागंज में एक केस देखा परसों, जहां पे लाखों रुपए की फेक करेंसी पकड़ी गई। उसके पहले यूपी इंटेलिजेंस ब्यूरो का यह इनपुट है कि 50 आतंकवादी नेपाल की सीमा से कुंभ में वारदातों को अंजाम देने की नीयत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। ये ताजा बानगी है। केएस बनकोटी साहब हैं, कमांडेंट एसएसबी महाराजगंज के। उन्होंने कहा कि एक जासूसी जो हेलीकॉप्टर है वो अक्टूबर 2012 में भगवानपुर महाराजगंज आउटपोस्ट के ऊपर 100 मीटर की दूरी पर था, 100 मीटर की ऊंचाई पर था, जासूसी कर रहा था। कुछ पैकेट गिराए, उस पैकेट में भारत विरोधी लिटरेचर था और जब हेलीकॉप्टर की तरफ उसको जीरो इन करने की कोशिश की गई, वो नेपाल चला गया। पांडे साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सब छोटी मोटी घटनाएं हैं। पंत जी देखिए,
ऐसा है, ये जो कुछ अभी आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है, इसके थोड़ा सा अगर हम पीछे जाने का प्रयास करें तो 1996 के बाद से इस जो बॉर्डर एरिया है इसमें दिक्कत पैदा होनी प्रारंभ हुई थी। और हमारा जो कुल मिलाकर के 75 जिले जो नेपाल के हैं उनमें से 20 जिले हमारे बॉर्डर पे आते हैं और ये भारत के बॉर्डर पे 1751 किलोमीटर की, जैसा आप बता रहे हैं, इसकी सीमा मिलती है। हमारे पास जो जानकारी है 31 जुलाई 1950 को जब ट्रीटी हुई थी, जो जिस ट्रीटी का नाम दिया गया था इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, और इस ट्रीटी के आधार पर समय समय पर प्रोटोकॉल जारी होता है कि हम आखिर कौन कौन से स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करेंगे। और 22 ऐसे स्थान चिन्हित हुए पूरे देश भर में, जिन 22 स्थानों पर नेपाल और भारत के मध्य ट्रेड चलता है। और इस ट्रेड के लिए जो लेटेस्ट अभी जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था वो 6 मार्च 2002 को हुआ था, और इसमें 91 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको नेपाल और भारत के माध्यम से ले जाया जा सकता है। जो विषय आप अभी दिखा रहे थे कि करेंसी को बदल रहे थे और ये कर रहे थे, ये सामान्य प्रक्रिया नेपाल और भारत के मध्य है, क्योंकि हमारा और उनके मध्य रोटी बेटी का संबंध है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व डीजी पांडे जी बता रहे थे। और रोटी बेटी के संबंध के चलते हुए आज से रिश्ता नहीं है। पंच साहब, मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। क्या फुटपाथ पर, गली मोहल्लों पर भी भारतीय करेंसी की किसी देश के मुद्रा के साथ बदलाव, इंटरचेंज, एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसा है कि चूंकि हमारे रिश्ते हैं उनके साथ। नहीं, रिश्ते भाई, रिश्ते कितने भी हों, भारत का संविधान, भारत का कानून भी तो कोई चीज है। आप रिश्तों के नाम पर भारत के कानून की धज्जियां तो नहीं उड़ा देंगे ना? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। आप सिंपल करेंसी की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसके व्यापक दृष्टिकोण पर जाना चाहूंगा। हाँ। ये जो 22 स्थान है जिन स्थानों पर हम ट्रेड करते हैं, और ये ट्रेड में हम नेपाल का पैसा भी लेते हैं और भारत का पैसा भी उनको देते हैं। उस भारत के पैसे से वो सामान खरीदते हैं, हम नेपाल के पैसे से सामान खरीदते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो हमारे डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को अदा किया जाता है। इसमें गलती हो सकती है, लेकिन जहां तक आतंकवादी विषय की बात आपने कही, मेरे पास जो अभी राज्य बनने के बाद की जानकारी है, इस तरह का कोई बड़ा घटनाक्रम हमारे समक्ष नहीं हुआ। लेकिन 1996 के बाद से अवश्य एक तनाव की स्थिति बनी, और जब एक दल विशेष के लोग, एक विचारधारा विशेष के लोग नेपाल में हावी होने प्रारंभ हुए, और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को, वहां की जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी, उस पे प्रभाव डालना प्रारंभ किया। और उसके चलते हुए उन्होंने भारत के अंदर वैमनस्य का भाव नेपाल में पैदा किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि नेपाल भी अशांत हुआ और हमारे यहां भी दिक्कतें पैदा प्रारंभ हुई। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 6 मार्च 2002 को जो ट्रीटी हमारी हुई, जिसमें हमने प्रोटोकॉल जारी किया अपना, जिसमें ट्रेड की बात मैंने कही, ये 22 स्थान ऐसे हैं जिनमें हमारा ऑफिशियल ट्रेड होता है। लेकिन उत्तराखंड की 264 किलोमीटर सीमा के अंदर ही लगभग 32 ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों से आवागमन होता है, आवाजाही होती है। हाँ। और जब एसएसबी ने टेक ओवर किया 2002 में, और उस समय उन्होंने अपनी अस्थायी चौकियां, परमानेंट चौकियां स्थापित करनी प्रारंभ की, जिससे इसको सुरक्षा की जा सके। और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड कमोबेश इन सारी परिस्थितियों से अभी बचा हुआ है, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारे उनके साथ बिल्कुल रोटी बेटी के संबंध, हमारे रिश्ते होते हैं, शादी ब्याह बारात होती है, तो ऐसी कोई स्थिति यहां नहीं। अरे साहब, पाकिस्तान के साथ तो हमारे खून के संबंध हैं, छोटे भाई बड़े भाई के संबंध हैं, रोटी बेटी के संबंध वहां पर भी है। वो हमारा शत्रु देश क्यों है? नहीं, वो घोषित तौर पर, वो घोषित तौर पर शत्रु दोष है, वो घोषित तौर पर शत्रु देश है, और ये दोस्त बन के शत्रुपूर्ण हरकतें यहां से संचालित हो रही हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूं कि नेपाल के अंदर जो लोग रहते हैं वो भारत के मूल लोग वहां के भी हैं और यहाँ के भी हैं। हाँ। नेपाल ने तो ओपन कर रखा है कि आप वहां नागरिकता भी ले सकते हैं। हाँ। आप वहां जाएं और वहां भूमि खरीद सकते हैं। हमारे भारत का संविधान अलाउ नहीं करता। हाँ। लेकिन नेपाल अलाउ करता है। नेपाल में आप जाएं, हमारे इंडियन कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां जमीन खरीद रखी, वहां की नागरिकता ले रखी। एक बात और, अगर कोई भारतीय नागरिकता लिए हुए व्यक्ति नेपाल में या किसी भी देश में जमीनें खरीदता है, संपत्ति बनाता है, तो उसको भारत में बताना होगा।
नहीं, ये लीगल जो उसका लेकिन आधार है, वो लेकिन देना लोग पड़ेगा। ऐसा नहीं लेकिन करते। नेपाल अलाउ करता है, हाँ, नहीं, भारत अलाउ नहीं करता। नहीं, भारत ठीक, में यही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए भारत का जो पैसा है वो नेपाल और तमाम दूसरे देशों में इन्वेस्ट होता है। तो इसमें लॉस तो भारत को है ना। भारतीय करेंसी की जो लिक्विडेशन है वो बाहर हो रही है। इसके छिद्रान्वेषण में नहीं